बहुत से लोग हैं भारत में जो इस समय पर सीज फायर से दुखी हैं। बोल रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने सही नहीं किया, लेकिन यकीन मानिए ऐसा नहीं है कि भारत ने इस जंग में कुछ भी हासिल नहीं किया है, बल्कि ये बोलना ठीक रहेगा कि इस जंग में सिर्फ और सिर्फ भारत ने ही हासिल किया है। आप एक छोटी सी बात को गौर से देखिए। शहबाज शरीफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। आप एक बार जाकर शहबाज शरीफ का ट्विटर हैंडल देखिए, भरा पड़ा हुआ फेक न्यूज़ से। वहीं दूसरी तरफ अगर आप नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल को देखेंगे, ऐसा लगेगा ही नहीं कि भारत में कुछ हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि नरेंद्र मोदी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान जैसे टुच्चे देश की तरफ ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन जहाँ पर ध्यान दिया जाना ज़रूरी था, वहाँ पर उन्होंने ध्यान दिया। और यही कारण है कि कल जब हमारे आर्मी के डीजीएमओज ने वहाँ पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस तरीके से एक एक तस्वीर एक एक प्रूफ के साथ सामने वाले के मुंह पे फेंक के मारी, उसके बाद किसी के पास कोई सवाल पूछने के लिए बच नहीं जाता है। और ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसका जवाब वहाँ पर नहीं दिया गया हो। चाहे वो रफाल को लेकर हो, चाहे वो हमारे सोल्जर्स को लेकर हो, चाहे उनकी टेरिटरी में घुसकर हमला करने को लेकर हो, ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ऐसे में अभी भी बहुत से लोग हैं जो सीज फायर से दुखी हैं। देखिए, झूठ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं बुरा तो लग ही रहा है। पर हमें यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट करके देखने की ज़रूरत है। हम जिस कुएं में समय बैठे हुए हैं, हमें उस कुएं से थोड़ा सा बाहर आकर देखने की ज़रूरत है, जिससे कि हमको पता चलेगा, हमको समझ आएगा कि ये लेटेस्ट इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट जो था, उसके लिए मतलब एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये क्या कुछ मतलब रखता है। स्ट्रेटेजिकली इंडिया ने जो किया है वो सबके एक्सपेक्टेशंस के कहीं ना कहीं काफ़ी आगे की बात है। स्पेशली जब बात आती है उस डर से जो प्री उरी और बालाकोट वाले टाइम में इंडिया को कहीं ना कहीं जकड़े रखता था। इंडिया ने अपने मस्त जो मिसाइल्स हैं ना, आर्सेनल्स हैं, उनको अनलीश किया। ड्रोन से लिटरली तबाही मचाई और अपने एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम के साथ में आसमान को एक सॉलिड तरीके से डिफेंड किया। ये एयर डिफेंस सिस्टम तो एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर निकलकर सामने आया है, खास करके जब बात आती है इंडिजीनियस टेक की। 2 मिनट के लिए तो ऐसा लग रहा था कि भैया इसराइल का जो आयरन डोम है वही हमारे भारत में फिट हो चुका है। S-400 को अब आप कहीं से कहीं तक भी कम नहीं आंक सकते। और जो बात वाकई में दिल जीत लेती है वो है इंडिया का पाकिस्तान में कितना डीप पेनिट्रेशन था वो देख। जबकि पाकिस्तान का रिवर्स अटैक इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने 99.9% फेल हो गया। मिसाइल स्ट्राइक्स के जॉ ड्रॉपिंग वीडियोस के अलावा हमने सैटेलाइट इमेजेस और अमेच्योर क्लिप्स भी काफ़ी ज़्यादा देखी, जो कि लिटरली आफ्टरमैथ को दिखाती हैं कि पाकिस्तान में क्या कुछ भारतीय सेना ने किया है। ये स्ट्राइक्स कितने बोल्ड थे, उससे भी ज़्यादा इनके प्रिसीशन को सैल्यूट किया जाना चाहिए। एक रनवे को एग्जैक्ट स्पॉट पे हिट किया गया ताकि एयर ऑपरेशन रुक जाए। एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के गेट्स को वार्निंग के तौर पर स्ट्राइक किया गया। यहाँ पर मैं किराना की बात कर रहा हूँ। भाई, हम तो ऑलमोस्ट इस बात को भूल ही गए थे कि इनिशियल टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बर्बाद किए गए थे, क्योंकि इस बार बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू टारगेट्स को टारगेट करके उड़ाया गया है। इसका पर्सपेक्टिव समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया ने इस बार पाकिस्तान के साथ एक नया पूरा का पूरा मोर्चा ही खोल दिया। एक नए तरीके से उन्होंने पाकिस्तान से अब डील करना शुरू किया है। आप जितने लेवल का हमारे साथ में हश्र करेंगे, हम उससे भी ज़्यादा हश्र आपका करेंगे। पर इंडिया के लिए कुछ कंसर्न्स भी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही हुआ है। फॉग ऑफ वॉर अभी भी एयरक्राफ्ट के स्टेटस को छुपा कर रखा हुआ है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने जेट्स गिराए हैं, पर सॉलिड एविडेंस ना तो पाकिस्तान दे पाया है और ना ही इंडिया दे पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स और अनडिस्क्लोज सोर्सेज का कोई भरोसा है नहीं, इसलिए उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। स्पेशली जब हमने घोस्ट ऑफ कीव जैसी बकवास देखी। सिर्फ हार्ड एविडेंस पे भरोसा यहाँ पर करना चाहिए, जो कि कल प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हमारी इंडियन आर्मी ने सबके सामने निकाल कर रखे, और जितने तरीके से रखे हैं, बिफोर आफ्टर वाली तस्वीरें तक वहाँ पर दिखाई हैं। एक एक चीज़ वहाँ पर डिटेल में बताई गई है। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के अलावा जहाँ इंडिया ने पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ और मिलिट्री साइट्स को हिट किया है और पाकिस्तान वैसा कुछ कर नहीं पाया है, जियोपॉलिटिकल एंगल भी यहाँ पर देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सोचना चाहिए, और ये सच में एक बहुत ही क्रिटिकल बात है कि चाइना ने पाकिस्तान को पहलगाम के लिए कहीं ना कहीं उकसाया, स्पेशली जब इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बूम और ग्रोथ चल रहा है। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे जो सिनेरियो ये हुआ है उसका कहीं ना कहीं बेस रखा हुआ है। इस समय इंडिया की जो इकोनॉमी है बहुत तेज़ी से बूम कर रही है। इस खास करके अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो चाइना से काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो इंडिया की तरफ आ रही हैं, वियतनाम की तरफ जा रही हैं। लेकिन इंडिया इस समय चाइना का सबसे बड़ा थ्रेट है। पाकिस्तान के साथ में वॉर कहीं ना कहीं इंडिया के ग्रोथ को बुरी तरीके से हिट कर सकता है, ये बात श्योर शॉट है। भाई, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया जब ग्रोथ नहीं कर, जब वॉर में रहेगा तो वो ग्रोथ कैसे कर पाएगा। अभी अगर हम IPL की बात कर लें तो जो क्रिकेटर्स वापस अपने देश गए हैं
कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो वापस हमारे देश में भी खेलने आ पाएंगे? लेट्स बी फ्रैंक, हम लोग इस बात को एड्रेस कर सकते हैं। हमेशा बनिए की तरह सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि इस बात में कहीं ना कहीं कुछ बात तो है। वहीं पाकिस्तान का अपना इर्रेशनल बिहेवियर भी है। इस्लामिज्म और उसके मिलिट्री एलीट की फ्यूडल इनसिक्योरिटी एक ऑर्गेनिक रीजन इसको लेकर हो सकता है। पश्तून एरियाज और बलूचिस्तान में आग ऑलरेडी लगी हुई है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी अभी कंप्लीटली इनके सॉल्व नहीं हुए, थोड़े बेटर जरूर हुए हम ये कह सकते हैं, लेकिन सॉल्व नहीं हुए। तो ऐसे में पाकिस्तान के पीएम या मिलिट्री चीफ ने सोचा होगा कि इंडिया को प्रोवोक करके नेशनलिज्म का प्लांट यहां पर दे देना चाहिए। क्या होता है, जब भी कोई देश अपनी ही आवाम की आंखों के सामने गिर रहा होता है तो वहां पर सबसे अच्छा तरीका होता है कि देश में नेशनलिज्म की एक चिंगारी जगा दो। उससे होता कुछ नहीं है, पूरा देश जो है वो आपके साथ आ जाता है। डोकलामा में भी कुछ ऐसा ही सीन देखने के लिए मिला था, जब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ चाइनीज लोग जो थे प्रोटेस्ट करना शुरू कर चुके थे। लेकिन उसके बाद इंडिया और चाइना के बीच में जो थोड़ी टेंशन क्रिएट हुई, उससे हुआ कुछ नहीं, बस चाइना के लोगों के अंदर अपनी कम्युनिस्ट सरकार को लेकर थोड़ी सी देश प्रेम की भावना जाग गई। और यही चीज इस समय पाकिस्तान में भी किए जाने की चर्चा चल रही। लेकिन एक फैक्टर है जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें स्पेशली ध्यान देना चाहिए। अमेरिका। अमेरिका को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यहां पर अमेरिका के सीज फायर में हाथ होने के रिएक्शंस देखकर इंडिया काफी ज्यादा नाराज है, इंडियंस काफी ज्यादा नाराज है। लोग बोल रहे हैं कि आखिर ये अमेरिका होता कौन है हम लोगों को डिक्टेट करने वाला। और यही कारण है कि इस सीज फायर के बाद में लगातार इंदिरा गांधी जी को लेकर भी कांग्रेस ने थोड़ा सा बीजेपी के ऊपर बोलना शुरू कर दिया है कि इंदिरा होना आसान नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर थ्रेट दिया था। और यह यहाँ पर शायद एक चीज़ ये भी हो सकती है कि ट्रंप अपना पीस मेकर वाला इमेज बनाने के चक्कर में यूएस के यूजुअल वॉर मॉन्गरिंग से अलग होना चाहते हैं। सबसे सिनिकल एक्सप्लेनेशन तो यह है कि चाइना और यूएस, ध्यान से समझिएगा, चाइना और यूएस दोनों ही पाकिस्तान को इंडिया के राइज के खिलाफ एक ज़रूरी वेपन के तौर पर मानते हैं। और ऑनेस्टली ये बात अब कहीं ना कहीं बहुत हद तक बिलीवेबल भी लगती है, या शायद ये रूबियो वाली एक पुरानी अमेरिकन पॉलिसी का भी लेगेसी लगती है। जो भी हो, इंडियंस को लगता है कि यूएस ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं भारत को धोखा ही दिया है। वो यूएस को पाकिस्तान को बचाने वाला एक देश के तौर पर देख रहे हैं, जबकि इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली एडवांस अपनी स्टेप उठा चुके थे। और अगर हम जंग की बात करें तो भारत के पास में सीधे तौर पर एडवांटेज था। पाकिस्तान को इम्प्यूनिटी के साथ हिट करने की कैपेबिलिटी भी भारत ने वहां पर प्रूव कर दी है। मुझे लगता है कि इसका इंडो अमेरिकन रिलेशंस के ऊपर आने वाले समय में बहुत सीरियस तौर पर असर देखने के लिए मिलेगा। ट्रंप की फंडामेंटल गलती है। आइदर वे, इंडिया अब दुनिया में बहुत बहुत हद तक हम ये कह सकते हैं कि प्रेटी मच अकेला हो चुका है। रशिया भले ही इंडिया के साथ होगा, इजराइल भले ही इंडिया के साथ होगा, लेकिन फिर भी बहुत हद तक जैसे हम लोगों को इस समय हमारे देश की चीज़ें समझ में आई है ना, इस जंग में जिस तरीके से कई लोग एक्सपोज हुए हैं भारत में बैठे बैठे ही, कि आखिर आप भारत में रहकर भारत के साथ कैसे गद्दारी कर सकते हो, सवाल आप उनसे पूछ सकते हो। इसी तरीके से कई सारे देश भी एक्सपोज हुए हैं, जैसे तुर्की में भी कुछ समय पहले जब भूकंप आया था, तब ऑपरेशन दोस्त के नाम पर भारत ने वहां पर मेडिकल एड भेजी थी, अपने लोग भेजे थे जो तुर्की में जाकर तुर्की के लोगों की मदद कर रहे थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया, तब हुआ क्या, तुर्की ने अपना वॉरशिप सबसे पहले पाकिस्तान भेजा और पाकिस्तान ने तुर्की के ही ड्रोन्स का इस्तेमाल करके भारत के ऊपर हमला किया। तो यहां पर भारत को बहुत सीधे तौर पर समझना चाहिए कि अब कौन सा देश उनके साथ है और कौन सा देश उनके साथ नहीं। जबरदस्ती की खैरात बांटने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। डोमेस्टिकली मुझे लगता है कि मोदी अपनी ही सक्सेस का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा शिकार हो चुके हैं। ये एक थीम है जो उनके टर्म में बार बार दिखाई देती है। उरी ने इस बार को थोड़ा सा रेस किया था, जो उनकी एक मेंटालिटी, जो उनकी एक लेगेसी बनी आती है। बालाकोट ने उस बार को थोड़ा सा और बढ़ा दिया था, लेकिन जो कुछ भी 7 से लेकर 11 मई के बीच में हुआ, उसने उस बार को एक तरीके से बाहर उठाकर फेंक दिया। ऐसे विजुअल्स भारत में कभी देखने के लिए मिले नहीं थे। आसमान लाल हो चुका था और समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि आसमान बार बार गरजे जा रहा था और लोग बोल रहे थे कि ये क्या चल रहा है। गन फायर और ड्रोन्स का क्रैकलिंग की आवाज़ लगातार इंडियंस के दिमाग की एक तरीके से ध्वनि बन चुकी थी। एक रियल, जिस तरीके से हम कहते हैं ना, सिनेरियो यहाँ पर बन चुका था, जो ना सिर्फ पहलगाम के हॉरर से बल्कि डिकेड्स की उन बार बार हुए हमलों का देन था, जो कि इंडिया लगातार टॉलरेट कर रहा था। और कहीं ना कहीं आप इस बात को इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं कि ये और कुछ नहीं, सिर्फ पाकिस्तान के इस्लामिक कैंसर के एक प्योर वेंजेंस के तौर पर सामने आया था। लेकिन ये फीलिंग कभी कभी ओवर हो जाती। इंडियंस कहीं ना कहीं और चाहते थे मोदी जी से कि नहीं, अभी तो और चाहिए और चाहिए। एक तरह से शायद वो कहीं ना कहीं डिजर्व भी करते थे।
मोदी जी ने मॉडर्न इंडिया इमेजिनेशन को इतना ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है कि लोग आज की तारीख में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपाहिज होते हुए देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाए। वो देखना चाहते हैं कि भारत के जो मिसाइल हैं, जो ड्रोन्स हैं, वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के मिलिट्री को ख़त्म कर दें, उसकी तबाही मचा दें। पर ये इस बार तो नहीं हुआ है और अब मुझे लगता है कि मोदी जी को थोड़ा थोड़ा तो भारत में हिट फेस करना ही पड़ेगा। इसमें थोड़ी सी कमी शायद एमईए की कम्युनिकेशन की भी लगती है, जो कंटिन्यूसली इंडियन एग्रेशन और अचीवमेंट्स को कहीं ना कहीं डाउन प्ले करती रही। पर जो भी हो, मोदी जी को इस बार बालाकोट जैसा बम तो शायद नहीं मिलेगा, डिस्पाइट इतना ज़्यादा डैमेज करने के बावजूद भी। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि भारत ने जो चीज़ अचीव करी है वो चीज़ भी बहुत बड़ी है। लास्ट में ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिलिट्री तक नहीं था, हमें इस बात को मानना पड़ेगा। आप इस बात को समझिए कि कई लोगों का मैं कमेंट पढ़ रहा था, लोग बोल रहे थे आखिर पाकिस्तान के लोगों की क्या गलती है। जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि भाई पाकिस्तान के लोगों की क्या गलती है, आपको उनको ये बताना पड़ेगा कि पहलगाम में जब इंसिडेंट हुआ था ना, किसी भी मिलिट्री एक्शन के पहले पहलगाम में जब एक्शन हुआ था, तब यही पाकिस्तानी थे जो एक तरीके से खुशी मना रहे थे अपने देश में। इसके अलावा इंडिया को इकोनॉमिक और जियोलॉजिकल वॉरफेयर यूज करना चाहिए पाकिस्तान को अनरेवल करने के लिए, ये बात क्लियर हो चुकी है। बलूच और पश्तून एरियाज में डिसकंटेंट भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब इन सब चीज़ों का टाइम आ चुका है कहीं ना कहीं। डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को पंजाब के ग्रीड पे पिन कर देना चाहिए। पाकिस्तान को टूटने में कोई कसर हमें छोड़नी नहीं चाहिए, उनको तोड़ के रख देना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी को ऑब्वियस सी बात है हम लोगों को अभी भी वैसा ही रखना चाहिए जैसी अभी वो है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की वो नस है जो अभी भी हमारे पास में ही है। पाकिस्तान के रीजन्स को हम सुखा सकते हैं या फिर बाढ़ से परेशान कर सकते हैं। एम यह है कि इकोनॉमिक प्रेशर से पाकिस्तान में डोमेस्टिक डिसकंटेंट बढ़ाया जाए और वो एक तरीके से ऐसा देश बन जाए जो कहीं से कहीं तक भी पूरी दुनिया के सामने कुछ बोलने लायक ना छूटे। और ये होगा भी। ये गेम देखिए लंबा चलेगा। डोमेस्टिक प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पे, वॉर फुटिंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वॉर तो फिर से आएगा, ये बात पक्की है। और जब थ्रेशोल्ड इतना हाई है स्ट्राइक बैक का, तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें तो अभी और भी ज़्यादा एस्केलेट होनी है। ऐसा नहीं है कि इस जंग में हमारे लिए कुछ नहीं था। इस जंग से भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है और यकीन मानिए सीज फायर भी भारत के लिए ही बेहतर था। क्यों? क्योंकि आप पागल कुत्ते के सामने बैठकर उससे बात करने की गलती नहीं करना चाहते। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।